जी अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। हम आपका ऑडिट एंड एश्योरेंस का चैप्टर नंबर जो 5 है आपका ऑडिट रिस्क वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो आपका चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आप इसमें मटेरियलिटी डिस्कस करेंगे, आप इसमें रिस्क क्या होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है, उसके जो फर्दर कंपोनेंट्स हैं जो आपका कंट्रोल रिस्क एंड इनहेरेंट रिस्क वो क्या होते हैं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो है ऑडिट रिस्क का एक कंपोनेंट होता है आपका रिडक्शन रिस्क। वो क्या होता है, उसमें सैम्पलिंग की वजह से क्या रिस्क होता है, नॉन सैम्पलिंग रिस्क कौन सा होता है जिसकी वजह से आपका रिडक्शन रिस्क इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है। ये सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम जो है आपके पेपर में ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन तो लाजमी आता ही आता है, क्योंकि जब तक आप रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कहाँ पे मिस स्टेटमेंट हो सकती है, तो आप तो अगर इट मीन्स कि आप जो है उसके अगेंस्ट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी ऑब्टेन नहीं कर सकते। चलिए हम अपनी इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली है क्या। हम यूज स्टार्ट करते हैं वर्ड वर्ड जो रिस्क है, इस रिस्क वर्ड के इटसेल्फ मैनी क्या है। जब भी आपके सामने कोई वर्ड रिस्क यूज किया जाएगा तो आपके माइंड में एक ही बात आएगी, कोई खतरा है। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट में रिस्क क्या हो सकता है कि आपको लॉस हो सकता है। अगर आप कोई चीज़ परचेज करने जा रहे हैं जा रहे होंगे तो आपको उसमें रिस्क क्या हो सकता है कि आपका वहाँ पर जो चीज़ आप परचेज करने जा रहे हैं वो ख़राब हो सकती है, उसमें आपका फ्रॉड हो सकता है। ठीक है। अब हम ऑडिट की बात कर रहे हैं, अगर हम ऑडिट में रिस्क को डिस्कस करेंगे, रिस्क क्या है। आप ऑडिट में क्या करते हो, आप ऑडिट में ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसने ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपना ओपिनियन देना है। तो ऑडिटर के लिए क्या रिस्क हो सकता है कि जी वो जो ओपिनियन दे रहा है, मे बी वो ओपिनियन ही गलत दे रहा है। एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, ओपिनियन होना चाहिए था क्वालिफाइड एडवर्स, बट वो क्या कर रहा है, ठीक ओपिनियन दे रहा है। वो कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है। ये क्या है हमारा ऑडिट रिस्क। ऑडिट का रिस्क मैं सादा अल्फाज में बोलूं कि ऑडिटर का अपने ऑडिट में गलत ओपिनियन देने का जो रिस्क है उसको हम क्या कहते हैं, ऑडिट रिस्क कहते हैं। क्लियर जी। कोई क्वेश्चन, बात समझ आ रही है कि क्या कौन पढ़ने जा रहे हैं हम। अब ऑडिट रिस्क जो है इसमें ये आपका क्या होता है, ये तो एग्जिस्ट करता ही करता है। तो आप अपने ऑडिट रिस्क को कैसे रिड्यूस कर सकते हो कि आपका ओपिनियन गलत ना हो। आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से जो है रिस्की एरियाज आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है। आप उनको डिवाइड करोगे। हाई रिस्क एरियाज कौन से हैं, मॉडरेट रिस्क एरियाज कौन से हैं, लो रिस्क एरियाज कौन से हैं। ठीक है। फिर आप अपनी उस कैटेगराइजेशन की बेस पे आप क्या करोगे, उस पर अपना स्टाफ, जो हाई रिस्क एरियाज हैं वहां पर आप अपना मोस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ क्या करोगे, डिप्यूट करोगे। जो आपके मॉडरेट रिस्क एरियाज हैं वहां पर आपके जो मिड लेवल का सीनियर स्टाफ है वो डिप्यूट करोगे। जो आपका लो रिस्क एरियाज हैं वहां पर आप लो लेवल के जो न्यू छोटे मोटे जो ट्रेनिंग होते हैं आप वो डिप्यूट करके उनका आप काम रिव्यू करोगे। ठीक है। पर्पज क्या है, क्योंकि हाई रिस्क एरियाज पे आपको ज्यादा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, वहां पर चांसेस ज्यादा हैं आपकी मिस स्टेटमेंट्स के। आपने अपने ओपिनियन में क्या बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं या गलत हैं। तो जो एरिया जहां पर गलती के चांसेस ज्यादा हैं तो वहां पर आप ज्यादा तवज्जो दोगे कि कहीं ऐसा ना हो कि आप वो चीज़ मिस कर दो और आप ओपिनियन में कह दो कि एफएस ठीक है बट एक्चुअली में वो ठीक ना हो। ये आपका क्या है, ऑडिट रिस्क है। अंडरस्टूड जी। कोई कंफ्यूजन। अब ऑडिट रिस्क आपका अकेले नहीं बनता। ऑडिट रिस्क के आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं। दो कंपोनेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं आपके रिस्क को हाई करने में एंड आपके रिस्क को लो करने में। अगर आपका रिस्क हाई है आप फिर वहां पर क्या करोगे, बहुत ज्यादा डिटेल में जाओगे, आप हर चीज वेरीफाई करोगे। नॉट हर चीज बेसिकली, बट अपना आप सैंपलिंग साइज क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे ताकि आपकी मैक्सिमम कवरेज हो जाए। आप अपनी मटेरियलिटी को कम कर दोगे ताकि जो आपकी ऑडिट कवरेज है वो ज्यादा हो जाए, ताकि आपकी जो एक रिस्क है कि आप कोई मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर पाओ वो कम से कम हो जाए। इससे आपका जो ऑडिट रिस्क होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है एंड आपके जो ओपिनियन गलत होने के चांसेस वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं।
डिस्कस करेंगे ना, डिस्कस करेंगे, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। अभी आपको मैं जस्ट जनरल एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि ऑडिट रिस्क है क्या, क्या है रिस्क है कि हमारे इस जो रिस्क तो एक मतलब ये एक खतरा, ठीक है। अब हमारे ऑडिट के सब्जेक्ट में कैसे लिंक हो रहा है हम वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जब हम आगे ऐसे ऐसा जाएंगे यू विल अंडरस्टैंड इट, ठीक है। अभी जो है हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपका जो ऑडिट रिस्क है ये किन एलिमेंट्स के प्रोडक्ट है। ये आपका है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। नहीं, अच्छी बात, इंटरेस्ट होना चाहिए। जी जी, ऑडिट रिस्क का मतलब ही यही है। आप ऑडिट में क्या करने जा रहे हो, आप ऑडिट में ओपिनियन देने जा रहे हो। यहाँ पे क्या रिस्क है कि आपका ओपिनियन गलत हो जाएगा। अल्टीमेटली आपने रिपोर्ट में क्या कहना है, एफएस ठीक है या गलत है। अगर आप कह रहे हो कि एफएस ठीक है बट एक्चुअली में वो गलत है, तो यहाँ पे आप गलत ओपिनियन दे रहे हो। आपका रिस्क जो है वो यहाँ पे मतलब वो एक्चुअली में आपका ट्रू होने जा रहा है, ठीक है। ये आपका ऑडिट रिस्क है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मल्टीप्लाई बाय आपका डिटेक्शन रिस्क, आपका डिटेक्शन रिस्क। अब जो आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है इसकी फर्दर दो कंपोनेंट्स हैं। इसको हम ROM भी कहते हैं, रोमम, ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म के अंदर। इसके फर्दर दो कंपोनेंट्स हैं। एक आपका है, इसमें जो मेन रोल प्ले कर रहा होता है आपका होता है इनहेरेंट रिस्क, ठीक है। एक आपका दूसरा कंपोनेंट कौन सा होता है, कंट्रोल रिस्क। अब आपकी जो बिजनेस है, आपका जो क्लाइंट है, उसकी इंडस्ट्री में इनहेरेंट रिस्क भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल जो बना रही है कंपनी, अगर आप उसका ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी उस कंपनी में आपके क्या होने हैं, आपके केमिकल जो इवेपोरेट होते हैं, आपको इन्वेंट्री में नॉर्मल लॉस होना ही होना है। अंडरस्टूड। अब आप पर वो आपका इनहेरेंट रिस्क है, आप उसको चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। सेम केस में आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सॉरी, बहुत सारे एरियाज में सिग्निफिकेंट जजमेंट, सिग्निफिकेंट सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, तो वो एक इनहेरेंट रिस्क है। अब वो एग्जम्पशंस बेस्ड चीज को आप कभी भी क्या कर सकते हो, लाइक वो जो आप उसको इन 100% आप उसको क्या कर सकते हो, ऑडिट नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते। वो आपका रिस्क वहां पर प्रिवेल करना ही करना है। तो आप उसको रिड्यूस कैसे करोगे हम आगे चल के देखते हैं, ठीक है। जो जहां पर दूसरा कंपोनेंट क्या है वो आपका है कंट्रोल रिस्क का। अगर आपको याद हो कि कल की क्लास के एंड पे वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल के इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं। हमने डिस्कस किया कि अगर एक कंपनी है उसका पेमेंट साइकिल, पेमेंट कैसे ऑपरेट होती है। एक बंदा क्या करता है, पेमेंट वाउचर बनाता है। उस पेमेंट वाउचर मीन मतलब डॉक्यूमेंट कंपनी का इंटरनल होता है जिसके ऊपर आपका सप्लायर का नेम लिखा होता है, सप्लायर की बैंक डिटेल्स लिखी होती हैं, एंड जो जो आप इनवाइसेस पे कर रहे हो उन इनवाइसेस के इनवाइस नंबर एंड उनकी अमाउंट लिखी होती है, एंड एंड पे टोटल अमाउंट जो आप पे कर रहे हो वो मेंशन होती है। उसके नीचे चार अप्रूवर्स के नाम लिखे होते हैं। एक होता है प्रिपेयरर, एक होता है रिव्यूड एंड चेक, फिर होता है फर्स्ट अप्रूवल, फिर होता है सेकंड अप्रूवल, ठीक है। तो ये आपकी कंट्रोल्स हैं ताकि जो भी आपकी पेमेंट प्रोसेस हो रही है वो प्रॉपरली डिफरेंट पर्सन जो है उनमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, ताकि रॉन्ग पेमेंट्स ना हो, बोगस पेमेंट्स ना हो। उस पेमेंट वाउचर के साथ आप क्या अटैच करते हो, ओरिजिनल जो इनवाइस आपके साथ सबमिट होती है उसकी कॉपी अटैच करते हो। जो गुड रिसीविंग नोट होता है, जो आपने गुड रिसीव की होती है उसकी आप कॉपी अटैच करते हो। जो आपका पीओ होता है आप वो अटैच करते हो, ठीक है। और वो सारे आपके अप्रूव्ड एंड साइंड एक्सेप्टेड होते हैं, उसके ऊपर आपकी स्टैंप्स लगी होती हैं ऑलरेडी। तो जिस बंदे के पास वो जाएगा रिव्यू करने के लिए, वो क्या करेगा, क्रॉस चेक करेगा सारे डॉक्यूमेंट्स को, मेरी वैल्यू मैच हो रही है, मेरी क्वांटिटी मैच हो रही है, मेरी अमाउंट मैच हो रही है, सारी चीजों की। और जो मैं अमाउंट पे कर रहा हूँ वो इनवाइस वाइज भी क्या हो रही है, मैच हो रही है। ये क्या है, कंट्रोल्स हैं। अब कंट्रोल्स तो बने हुए हैं, अगर प्रॉपरली इनको फॉलो नहीं किया जा रहा, मीन्स आप जो पेमेंट वाउचर्स बन रहे हैं, इन पेमेंट्स वाउचर्स को साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए जा रहे, जिसके पास पेमेंट अप्रूवल के लिए जा रही है उसको रिव्यू करने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल नहीं है। मतलब क्या है, यहाँ पर बोगस पेमेंट्स हो सकती हैं, यहाँ पर आप ओवर पेमेंट्स कर सकते हो। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर कंट्रोल की वीकनेस है, यहाँ पर कंट्रोल रिस्क है। ये रिस्क कि आपके जो कंट्रोल्स डेवलप्ड हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बाद में हिट कर रहे होंगे, अगर उन कंट्रोल्स में
गलत होने के चांसेस हैं, मीन्स कि वो गलत भी हो सकते हैं, और वहां पर जस्ट मिस स्टेटमेंट की वजह से, कंट्रोल वीकनेसेस की वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो सकती हैं, मिस स्टेटेड हो सकती हैं। तो आपका जो ये कंट्रोल है, कंट्रोल रिस्क है कि मे बी आपके कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट ना कर रहे हो, ये आपका क्या होता है, कंट्रोल रिस्क होता है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या करते हैं, असेस करने में आपकी मदद करते हैं। अगर एक एरिया है, फॉर एग्जांपल आपकी एक केमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, अगर आपकी केमिकल इंडस्ट्री आप जॉब आप क्या कर रहे हैं, आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपकी इन्वेंट्री होगी, उसमें एक इनहेरेंट रिस्क होगा, ठीक है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में आपका इनहेरेंट रिस्क होगा, वहां पर आपको एक नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना होगा। तो वो आपका जो वो वाला एरिया, आपकी जो इन्वेंट्री है, उसमें आपकी इनहेरेंट रिस्क हाई होने की वजह से आपका जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, उस इन्वेंट्री के पार्ट का, इन्वेंट्री का जो आपकी बैलेंस शीट में भी आ रही होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल में भी आ रही होगी, राइट। तो वो आपका एक हाई रिस्क एरिया बन जाता है, वहां पर आपका ऑडिट रिस्क हाई है कि हो सकता है कि वहां आप मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई ना कर पाओ, पॉसिबिलिटी है, राइट। अंडरस्टूड जी, कि इनहेरेंट रिस्क कैसे आपकी कंट्रोल्स को, इनहेरेंट रिस्क कैसे आपकी रिस्क को क्या कर रहा होता है, इफेक्ट कर रहा होता है। एक और है आपकी जो है, फॉर एग्जांपल फास्ट मूविंग, आप किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो, आप मूव में सपोज जैसे इन्वेंट्री में इनहेरेंट रिस्क है, उसमें क्वालिटी ऑडिट करेंगे, साथ या सिर्फ हम फिनेंशियल को ही देखें क्वालिटी ऑडिट कैसे होगा, आप अपना थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब क्वालिटी ऑडिट जो बोल रहे हो उसकी क्या मीनिंग है आपकी तरफ से, फिर मैं इसको प्रॉपर्ली एड्रेस करता हूँ कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है क्वालिटी ऑडिट से, फिर मैं इसको ना एड्रेस करता हूँ। जी जी, अनअवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल है। अब वो मिटिगेट नहीं हो सकता ना, केमिकल इंडस्ट्री में आप केमिकल की वेपरेशन को कैसे रोक सकते हो, उसने होना ही होना है, आप जितना भी कर लो, बट जो है आपने जो है उसकी जो कैलकुलेशन है आप वो क्रॉस चेक कर सकते हो। आप जो अपने अब आगे डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट क्वालिटी, देखिए जो ये आपका ना बिजनेस रिस्क में आ जाता है, ठीक है, कि क्वालिटी कम होगी, आपकी सेल्स कम होगी, मार्केट से आपका कस्टमर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका ये एक तरह से जो है ऑडिट रिस्क भी बन रहा होगा, बट नहीं, एबनॉर्मल तो आपके इनहेरेंट नहीं होते ना, कॉस्ट अकाउंट निकाल लेता है आपने, जो है ना परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ी हुई है, तो आपने एमए वगैरह पढ़ा हुआ है, तो इसमें जो आपके वो इनहेरेंट रिस्क नहीं हो सकते ना, एबनॉर्मल लॉसेस, क्योंकि वो तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, आप उसके ऊपर क्या करना, टेस्ट करोगे क्या हिसाब किताब है, तो आप उनकी कैसे जो आपके है ना नॉर्मल लॉसेस, वो आपके इनहेरेंट है, मतलब यू कैन नॉट कंट्रोल दोस्त, ठीक है ना। देखिए आप बजट का ऑडिट नहीं कर रहे, आप एक्चुअल रिजल्ट्स का ऑडिट कर रहे हो, तो डोंट कंपेयर मिक्स बजट्स हेयर। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास हैं, हम आगे जाएंगे कि हम उनको कैसे ऑडिट करेंगे, आपने एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, आपका एरिया क्या है, आपकी इन्वेंट्री क्या है, हाई रिस्क एरिया है। अब वहां पर मतलब क्या है कि मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं ड्यू टू इनहेरेंट नेचर ऑफ द बिजनेस, क्लियर। तो अब आपने क्या करना है, आपने रिस्पॉन्स देना है, आपने पहले क्या करना है, रिस्क आइडेंटिफाई करना है। हम अभी क्या कर रहे हैं, रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अभी हम रिस्पॉन्स पे नहीं गए। आप जब रिस्क आइडेंटिफाई कर लोगे, फिर आप क्या करोगे, रिस्पॉन्स दोगे। रिस्पॉन्स मीन्स आप अपने प्रोसीजर्स अप्लाई करोगे, जो आपके मुताबिक आपको लगता है कि ये प्रोसीजर्स आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस देंगे रिगार्डिंग दैट स्पेसिफिक एरिया। अगर आपको पहला चैप्टर पहला दिन याद हो, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि उसने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है टू इनेबल हिमसेल्फ सो ही कैन एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, से क्या वो ठीक है या गलत है ड्यू टू फ्रॉड और एरर। यही बात हम बोलते आ रहे हैं, यही बात बोलते आ रहे हैं ना। अब यहां पर फिर क्या होगा, आपको अब आपने एक्सेप्टेंस ले ली, आपने सारा कुछ कर लिया, अब आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गई हैं, ठीक है। अब आपने देखो, आपने एक चीज चेक करनी है, आप जब उसको पहली नजर दोगे, अच्छा ये बैलेंस शीट कंपनी के बारे में आप पूछोगे, कंपनी क्या करती है, किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, जब आपने वो पूछ लिया, जब आपने वो जान लिया, अब आपके पास नेक्स्ट क्या चीज आएगी, अब आपके पास एफएस आ गई, अच्छा जी बैलेंस शीट में इतने एसेट्स आ रहे हैं, इतनी लाइबिलिटीज आ रही हैं, करंट एसेट्स इतने हैं, तो इन्वेंट्री कंपनी की बिजनेस नेचर क्या है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऑपरेट कर रही है, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा,
आपके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे, अच्छा यार टेक्नोलॉजी में ऑपरेट कर रही है तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी के अंदर हर दूसरे दिन नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, नई इन्वेंशन हो रही हैं। जैसे ही मार्केट में नई चीज़ आती है, जो उसका लास्ट मॉडल, लास्ट उसका कंपेटिटर का लास्ट मॉडल होता है, उसकी मार्केट क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। जैसे मार्केट डाउन हो जाती है, कंपनीज क्या करती हैं, अपने प्राइसेस कम कर देती हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर आपकी मतलब इन्वेंट्री क्या है, हाई रिस्क एरिया है। क्यों? मे बी आपके जो एक स्टॉक पड़ा हो जो ऑब्सलीट हो गया हो, आउटडेटेड हो गया हो, आपकी जो एनआरवी है वो कॉस्ट से कम हो गई हो। अंडरस्टूड? क्योंकि आपकी जो चीजें लिंक कर रही होती हैं आपकी किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो। जब हम आगे, जैसे अभी अब लास्ट के सेशन के अंदर जब हमने एथिक्स की चीज क्वेश्चन पढ़े, हमने देखा हमने कैसे चीजों क्वेश्चन में चीजें पिक करनी है, कैसे समझना है, हम यहाँ पे भी समझेंगे डिटेल में, जस्ट स्टेप बाय स्टेप। अभी फिलहाल ये अंडरस्टैंड करें कि इनहेरेंट रिस्क क्या होता है। मीन्स जब बिजनेस की नेचर के अंदर एक इनबिल्ट एक चीज एग्जिस्ट कर रही है, जब आपके एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, एक एसेट है, ठीक है, उसकी नेचर के अंदर एक इनबिल्ट क्या चल रहा है आपका, एक जो है रिस्क रिस्क एग्जिस्ट कर रहा है। तो वहां पर आप वो आपके क्या इनहेरेंट रिस्क है। जैसे आपकी जो प्रोविजंस होती हैं रिगार्डिंग यूर लॉन्ग टर्म पेंशन प्लान, आपकी जो ग्रेचुइटी प्रोविजन होती हैं, आपकी पेंशन प्लान की प्रोविजन होती हैं, ठीक है, अब वो आपकी क्या होती है, बेस्ड ऑन जजमेंट्स होती हैं, उसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। तो वो आपकी क्या है, उनमें एक इनहेरेंट रिस्क है। यू कैन नॉट ऑब्टेन, यू कैन नॉट से विद सफिशिएंसी की मतलब लाइक एक्यूरेसी की मतलब ये पूरी ठीक है कि गलत है। अंडरस्टूड? क्योंकि अजम्पशंस ठीक भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं फ्यूचर में जाके। तो आपकी क्या है, वो इनहेरेंट रिस्क वाले एरियाज हैं। मेकिंग सेंस? अब कंट्रोल रिस्क क्या है, जो आपके इंटरनल कंट्रोल्स हैं। अब वहां पे क्या रिस्क है कि मे बी कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट ना हो रहे हों, एंड उस एफिशिएंसी की वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट्स हो गई हों। अब आपकी जो जनरल एंट्रीज हैं, जो अकाउंटेंट पोस्ट कर रहा है, ही इज जस्ट ए बीकॉम स्टूडेंट, ठीक है, उसके पास उतना डिटेल्ड में नॉलेज नहीं है रिगार्डिंग अकाउंटिंग, रिगार्डिंग अकाउंटिंग प्रोसेसेस। मे बी वो न्यू न्यू हायरी है, उसने हायरिंग किया, ये न्यू एम्प्लॉई है, एंड वो सैप जो सॉफ्टवेयर है वो उसने उसको यूज नहीं किया हुआ। अगर उसकी एंट्रीज को कोई बंदा रिव्यू करने के बाद पोस्ट नहीं करेगा, तो मतलब एक बंदा होता है एंट्री को रिकॉर्ड करना, मतलब आप एंट्री एंटर कर दी, फिर एक बंदा होता है उसके ऊपर उसका चेक लगा होता है, कंट्रोल होता है, वो उसकी एंट्री को प्रॉपर रिव्यू करता है। उसके बैक पे जो भी आपकी सपोर्टिंग इनवाइस होती है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, सपोर्टिंग वाउचर होता है, उससे फिगर्स को क्रॉस चेक करता है, फिर चेक करता है क्या सेम करेक्ट जीएल में जा रही है। उसके बाद वो क्या करता है, पोस्ट करता है। जब पोस्ट हो जाती है, देन इट विल हैट रेलेवेंट जर्नल लेजर्स। अंडरस्टूड? आपके कंट्रोल है। अगर एक बंदा नया हायर किया है, उसके ऊपर कोई चेक उसकी एंट्रीज को नहीं कर रहा, वो सिर्फ फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है, यहाँ पर चांसेस हैं। हमने कल क्या पढ़ी थी, 6 पढ़ी थी बैलेंस शीट पे, और 6-7 पड़ी थी P&L के अंदर, राइट? तो अगर वहां पर आपका जो बंदा नया बैठा हुआ है, अगर फिगर गलत इंटर कर रहा है, तो जो मैनेजमेंट की असर्शन है, क्लेम है कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारी फिगर आ रही हैं, एक्यूरेट हैं, वैल्यूएशन क्या है मेरी, ठीक है, अगर वो फिगर गलत डाल रहा है, यहाँ पर कंट्रोल वीकनेस की वजह से, कंट्रोल की वजह से ये रिस्क है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट हो सकती है। नहीं, यहाँ पर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज में इनहेरेंट रिस्क कहाँ से आ गया, थोड़ा एक्सप्लेन करें ना। देखिए आपको कंट्रोल रिस्क है ना, वो कंट्रोल रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क उसमें लेकर ना जाए। उसमें आपकी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, जजमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप उनकी चीज़ों के ऊपर एक बंदा बिठा दें जो आपकी सारी चीज़ों को रिव्यू कर रहा हो, जो एक्सपर्ट बैठा हो, फाइनेंस मैनेजर, तो क्या वहां पर फिर गलतियां हो सकती हैं? आप कंट्रोल कर सकते हो ना। दैट इज बिकॉज ऑफ द कंट्रोल वीकनेस ओनली, नॉट विद इनहेरेंट नेचर। अंडरस्टूड? अच्छा जी। फिर आपके पास नेक्स्ट पार्ट जो इसका है, वो जो दूसरा कंपोनेंट है सर, इस हिसाब से एसेट वैल्यूएशन में भी हाई इनहेरेंट रिस्क होगी, क्योंकि लाइफ एस्टिमेशन होती है, लाइक इन कॉस्ट मॉडल हाई रिस्क ड्यू टू ओल्ड वैल्यूज, एंड इन मार्केट वैल्यू मॉडल रिस्क वुड बी मॉडरेट पॉसिबल। देखिए, अगर आपने पढ़ी होंगी कुछ चीज़ें, कॉस्ट बेसिस, आपकी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी होंगी, आपकी एक रियलाइजेशन बेसिस होती है, आपकी एक मार्केट वैल्यू बेसिस होती है, एक आपकी क्या होती है, कॉस्ट बेसिस होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस वगैरह। तो उसमें जो है आपकी लाइफ वगैरह, आप जब ऑडिटर जाओगे, आपकी कंपनी है जो ऑपरेट कर रही है, क्या कहते हैं इसका, फॉर लेट्स सपोज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, अब उस कंपनी में आपकी वो, उस पूरी इंडस्ट्री के अंदर, कंट्री के अंदर, वो आपकी जस्ट वाहिद कंपनी नहीं है जो उस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही होगी, ठीक है।
अगर आपने लेट्स सपोज आप ऑडिट करने गए हो किसी प्राइवेट कंपनी का जो किसमें ऑपरेट कर रही है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में ऑपरेट कर रही है, तो आपकी क्या कहते हैं, जितनी भी टेक्सटाइल की कंपनियां होंगी उनकी मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स वगैरह, वॉशिंग मशीन्स वगैरह सेम नेचर की होंगी या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे क्वालिटी होगी। इस बात से एग्री कर रहे हैं आप? तो अब जब आपकी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे बहुत सारी कंपनीज क्या है लिस्टेड है जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में ऑपरेट कर रही हैं, अगर आपके क्लाइंट की जो अजम्पशंस हैं, जो लाइफ के एस्टिमेट्स हैं, ठीक है, वो ओवरऑल इंडस्ट्री के साथ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है ना, मतलब वो सेम सेम है। अगर आपकी एक सेम मशीनरी या प्लांट मशीनरी है एक लिस्टेड कंपनी की जो मार्केट में लिस्टेड है, एंड आप एक प्राइवेट कंपनी का ऑडिट करें जो सेम इंडस्ट्री में सेम बिजनेस दे रही है, तो आप फिर क्या करोगे, उसके लाइव एस्टिमेट्स को उस रेलिवेंट कंपनी की जो इंडस्ट्री में एस्टिमेट्स चल रहे हैं, लाइफ चल रही हैं रेलिवेंट सेम क्लास ऑफ एसेट्स की, आप कंपेयर करोगे। अगर ये बहुत ओवर एस्टिमेट कर रही है तो आप उनसे उनकी अजम्पशन जजमेंट्स पूछोगे, रीजन पूछोगे, जस्टिफिकेशन पूछोगे। देखो आप ऑडिटर हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसकी हैं, क्लाइंट की हैं, ठीक है, जजमेंट्स किसने लेनी है, क्लाइंट ने लेनी है। आप उनसे फिर क्या करोगे, क्वेश्चनिंग माइंड से क्वेश्चंस करोगे। देखिए इनहेरेंट रिस्क तो है, इनहेरेंट रिस्क आइडेंटिफाई करके आपने ये नहीं कह देना कि मतलब यार यहाँ पे तो मतलब सारी मिस स्टेटमेंट्स ही हैं। ये हम रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि मतलब ऑडिटर जब उसके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगी तो उसने क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं, उसके माइंड में क्या क्या तहफुजात रिस्क क्या होने चाहिए, आने चाहिए। फिर वो क्या करेगा, उनको रिस्पॉन्स करेगा कैसे, वो क्लाइंट से पहले बहुत सारे सवाल पूछेगा, जब वो क्लाइंट उनको जवाब दे रहा होगा उन जवाबों में से मजीद सवाल पूछेगा। इफ यू रिमेंबर, मैं पहले दिन से एक टर्म यूज किया करते आ रहा हूं, इट शुड बी समवेयर हेयर, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, हेयर इज दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर, एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स ए क्वेश्चनिंग माइंड, being alert to conditions which may indicate possible misstatement due to fraud or error, and critical assessment of audit evidence। जो कुछ भी आपका क्लाइंट आपको ला कर दे रहा है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वर्बली बता रहा है, चाहे कोई थर्ड पार्टी उसकी बिहाफ पे आके बता रही है, आपने हर एविडेंस को क्रिटिकली इवेल्युएट करना है। क्या ये फेक है, बोगस है, क्या ये जो स्टेटमेंट अभी दे रहा है क्या मेरे प्रीवियस प्रोवाइडेड एविडेंस के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये सारे मैच कर रहे हैं, सेम बात शाम पर भी सेम बात हो रही है, मेकिंग सेंस। फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट ने, ठीक है, आपके नॉट क्लाइंट, एक एम्प्लॉय ने कंपनी के अगेंस्ट क्या किया हुआ, केस किया हुआ ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है। अब जाहिर सी बात है आपको जो IS-37 क्या कहता है, आपने प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है या आपने क्या करना है, कंटीजेंट लाइबिलिटी को क्या करना है, आपने उसको डिस्क्लोज करना है। आप क्लाइंट से पूछते हो जनाब आपके अगेंस्ट जो केसेस चल रहे हैं, आपके जो लॉ सूट्स चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या आउटकम आएगी। वो क्या बोलता है, वो बोलेगा जनाब मेरा जो लॉयर है, जो लीगल एडवाइजर है, वो कह रहा था कि ये जो उसका जो रिजल्ट होगा, आउटकम होगी, ये हमारी फेवर में आ जाएगा। तो क्या आप उसके कहने पे ये बात मान लोगे, क्या आप उसके कहने पे ये बात मान लोगे, इट्स माय क्वेश्चन। आप क्या करोगे फिर, गलत बता दें, खैर एविडेंस, क्या एविडेंस लोगे, वो मुझे पता है एविडेंस, ठीक है ना, क्या एविडेंस लोगे, अब एक चीज का रिजल्ट ही नहीं आया, अंडरस्टूड, तो आप उसको क्या प्रूफ, कैसे प्रूफ करोगे। आपको एक केस चल रहा है, वो किस साइड पे भी जा सकता है, आप एज एन ऑडिटर क्या करोगे, आप कैसे अपने आप को सेफ करोगे। मैं आपके बाद, मैं लेट्स सपोज यूके की क्या हूँ, अथॉरिटी हूँ जो फर्म्स का ऑडिट करता है, मैं आपके पास आऊँ कि जनाब आपने इस क्लाइंट का ऑडिट किया था, उसका एक केस चल रहा था, तो तब आपने इसकी जो कि बाद में उस कंपनी के अगेंस्ट आ गया था, क्योंकि आपने उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की थी, तो आप मुझे अपना एविडेंस दिखाओ कि आपने इस केस को, इस लॉ सूट को कैसे ऑडिट किया था, आपने कैसे एड्रेस किया था। आपके पास तब क्या सबूत होगा कि आपने इसका ऑडिट किया था एंड मैनेजमेंट ने आपको कहा था कि हाँ जी ये जो केस है मेरे हक में आएगा, एम्प्लॉय के हक में नहीं जाएगा। वट विल यू शो देम, कोई जवाब, एनीवन, गलत बता दें, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इट्स फाइन। कोई नहीं, किससे रिटर्न मिलेंगे। देखिए रिटर्न में अब आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो रिटर्न फॉर्म में है, किसने दिए हैं, मैनेजमेंट ने दिए हैं। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनका आप ऑडिट कर रहे हो वो रिटर्न फॉर्म में है ना,
जब आप उनको प्रिंट करोगे वो प्रिंटेड फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में होंगी, तो क्या वो किसने दिए हैं? मैनेजमेंट ने दिए हैं। अगर आपने मैनेजमेंट की बात ही माननी है, अगर आपने उनको सच्चा समझना है, ठीक है, तो फिर आप उनकी एफएस को ऑडिट ही ना करो, आप मान लो जो है ठीक है। क्या कहते हो? नहीं ना, देखो एविडेंस ऑब्टेन करना है। आपने रिपोर्ट ठीक दे दी कि मतलब ठीक उन्होंने जजमेंट दी है, असेसमेंट उन्होंने की हुई है, उन्होंने क्या क्या उनका एक लीगल एडवाइजर है, तो आप फिर क्या करोगे? आप उनको बोलोगे कि अपने लीगल एडवाइजर को बोलो कि अपनी जो उनका लेटर हेड है, ठीक है, उस पर साइन करके, उस पर पूरा केस मेंशन करके एंड प्रोबेबिलिटी कि किसकी फेवर में जाएगा, ठीक है, हमारी फेवर में आएगा या उनकी फेवर, जो जो भी पॉसिबिलिटी है, जज उसकी बेस्ट प्रोफेशनल जजमेंट के मुताबिक वो अपने लेटर हेड पर, अपनी फर्म के लेटर हेड पर हमें एड्रेस करे कि ये सिचुएशन है। देन वी विल इवेल्युएट, वी विल रीड द होल सिचुएशन, ठीक है। हम फिर क्या करेंगे, जो भी कोरस्पॉन्डेंस चल रही होंगी क्लाइंट की एंड कोर्ट के साथ, ठीक है, जो क्लाइंट को नोटिस आए होंगे, जो इन्होंने जो इन्होंने आंसर सबमिट किए होंगे, हम वो सारे आंसर्स को, सारे नोटिस को पढ़ेंगे, ठीक है। एंड फिर उनको पढ़ने के बाद जो लॉयर्स की हमें हमें आया होगा लेटर, जो हमें एड्रेस कर रहा होगा कि मतलब मेरे मुताबिक जो केस चल रहा है उसमें ये मसला मसाइल नहीं है, फिर मैं क्या करूंगा, इवेल्युएट करूंगा कि क्या जो जजमेंट डाली है आपके लॉयर ने वो ठीक है कि नहीं है। अगर सब कुछ रिव्यू करने के बाद वो सारी कोरेस्पॉन्डेंस भी अपने पास रखूंगा एज एविडेंस, उनकी टॉप पे मैं क्या रखूंगा, जो मुझे लॉयर ने वो लेटर दिया है। अंडरस्टूड? अगर उन सारों को रिव्यू करने के बाद, क्रिटिकली असेस करने के बाद, अगर मुझे फिर भी लगता है कि वकील गलत कह रहा है, ही माइट बी रॉन्ग, मैं बोलूंगा नहीं जी, प्रोविजन रिकॉर्ड करो, ठीक है। मैंने अपनी बेस्ट प्रोफेशनल जजमेंट पे क्या करनी है, ओपिनियन देनी है, ओपिनियन देना है, रिपोर्ट देना है। अंडरस्टूड? जो भी वो एविडेंस लेकर आएंगे वो क्रिटिकल इवेल्युएट करने के बाद अगर मुझको ठीक नहीं लगता, मैं अपने पास एविडेंस रख लूंगा, बट मैं उसको एज ए बेस बनाऊंगा कि मैंने इनको एविडेंस देने के बावजूद भी क्यों कहा कि ये गलत है। अंडरस्टूड? मैं अगर एक चीज को गलत कह रहा हूं, मैंने जस्टिफाई करना है। अगर मैं उनकी कही हुई चीज, ठीक चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं, मतलब वो ठीक कह रहे हैं, तो फिर मैंने फिर भी क्या करना है, अपनी उस एक्सेप्टेंस को भी जस्टिफाई करना है। क्लियर जी? मेकिंग सेंस? अच्छा जी, थोड़ा ना आप बहुत फास्ट चलते हैं सुकून के साथ, अभी हम ऐसे ऐसे चलेंगे, चीजें डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अच्छा जी, हमने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, एंड इसके ऊपर आपके ऑडिटर का कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ये जो कंट्रोल वीकनेस भी किसकी तरफ से है, ये मैनेजमेंट की तरफ से है। वो कंपनी क्लाइंट क्लाइंट में हो रही होगी। ये जो इनहेरेंट रिस्क भी है, ये कहाँ पे है, क्लाइंट में है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है, कंपनी की इंडस्ट्री में जहां पर वो ऑपरेट कर रही है। ये जो डिटेक्शन रिस्क है, ठीक है, ये ऑडिटर के हाथ में होता है। मतलब डिटेक्शन रिस्क, किसी चीज को डिटेक्ट ना कर पाने का रिस्क। मैं अगर लेट्स सपोज अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में काम कर लेता तो मैं यहां पर इस चीज को डिटेक्ट कर लेता, क्योंकि मैंने सफिशिएंट सैंपलिंग साइज नहीं सिलेक्ट किया, मैंने सफिशिएंट एविडेंस नहीं ऑब्टेन किया, या मैंने इन अप्रोप्रिएट एविडेंस अप्लाई कर दिया है, तो ड्यू टू दैट आई कुड नॉट डिटेक्ट दैट मिसस्टेटमेंट, और आई कुड नॉट डिटेक्ट दैट फ्रॉड। उसकी वजह से मेरी जो ओपिनियन है, अगर वो गलत हो गया है, तो वो क्या होता है, मेरा डिटेक्शन रिस्क होता है। अगर ऑडिटर की गलती की वजह से, ऑडिटर की तरफ से अगर उन्होंने कोई प्रोसीजर्स काम लगाए हैं, सैंपल साइज कम रखा है, या उसने मतलब कोई इंटरप्रिटेशन गलत ले ली है, ठीक है, अभी मैंने एक एग्जांपल डिस्कस की है, वो लॉयर वाली, उन्हें कंफर्मेशन दी है, ठीक है। आप जब अगर सारी कोरस्पॉन्डेंस आप पढ़ते, आपने सिंपली क्या किया है, आपको जो उसने लेटर हेड पे दे दिया लॉयर ने, आप वो मान के क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप सारी की सारी जो कोरस्पॉन्डेंसेस पढ़ते जो चल रही हैं कोर्ट के साथ, नोटिस आ रहे हैं, रिप्लाईज जा रहे हैं, रिस्पॉन्सेज जा रहे हैं जो आप सबमिट करवा रहे हो कोर्ट में, ठीक है, अगर आप वो सारे पढ़ते तो आपकी जो जजमेंट होती, आपकी जो इंटरप्रिटेशन होती पूरी सिचुएशन में, वो डिफरेंट हो जाती, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्योंकि आपने इन एडुकेट प्रोसीजर अप्लाई किए, आपने सफिशिएंट जो प्रोसीजर हैं वो अप्लाई नहीं किए, उस वजह से आपका जो है इंटरप्रिटेशन, आपकी जो प्रोफेशनल जजमेंट है वो रॉन्ग हो गई है। अब उस केस में आपकी जो ओपिनियन है, जाहिर सी बात है वो गलत चला गया है। वो ओपिनियन आपको क्यों गलत गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिटेक्शन रिस्क। तो आप यहां पर क्या करोगे, देखो, आप
इनहेरेंट रिस्क को कम नहीं कर सकते, वो क्लाइंट की तरफ से है, वो इंडस्ट्री में है, क्लाइंट में है, कंपनी में सेल्फ है। आप कंट्रोल रिस्क को कम नहीं कर सकते। अगर वो एक चीज उन्होंने इफेक्टिवली की है तो की है, ऑलरेडी वो हो चुकी है, ठीक है ना। अब आपका काम है अपना डिटेक्शन रिस्क कम से कम रखना, रिड्यूस करना। आप कैसे रिड्यूस करोगे? जब आप इन दो इस एरिया को आइडेंटिफाई करोगे, जब आप इस एरिया को अंडरस्टैंड करोगे, जब आप अपने हाई रिस्क एरियाज, अपने मॉडरेट रिस्क एरियाज, अपने आप जो है लो रिस्क एरियाज को आइडेंटिफाई कर लोगे, वो आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा? आप फिर हाई रिस्क एरियाज में डिटेक्शन रिस्क हाई होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सब्जेक्टिविटी, वहां पर जजमेंट्स, वहां पर आपको प्रोफेशनल बहुत ज्यादा प्रोफेशनल इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपकी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल जजमेंट्स इन्वॉल्व आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। आपकी जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है बहुत ज्यादा आपको मतलब वहां पर आपकी जरूरत पड़ेगी। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उस केस में फिर आप क्या करोगे? आप वहां पर अपना सीनियर स्टाफ डिप्यूट करोगे, जिसका सेम इंडस्ट्री में सेम टाइप ऑफ बिजनेसेस के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, एंड जो आपकी टेक्निकली साउंड है। और उस केस में आप थर्ड पार्टीज को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द नेचर। हम आगे जाकर सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके क्या होते हैं, जितना आप अपना वहां पर सैंपल साइज बढ़ा दोगे ताकि आपका जो रिस्क है वो कम से कम हो, मतलब आप मैक्सिमम एरिया क्या कर लो, ऑडिट कर लो, ताकि आपकी कोई भी मिस स्टेटमेंट वहां पे आप मिस ना हो। आप सारी अगर कोई मिस स्टेटमेंट वहां पे है, अगर कोई फ्रॉड वहां पर है, तो आप उसको इजिली क्या कर लो, डिटेक्ट कर लो। अंडरस्टूड जी? कोई मसला मसाइल? बहुत सारे सवाल इकट्ठे आ गए हैं। अच्छा, अंडरस्टूड किया, फिर ठीक है। आई थिंक सवाल आ गए हैं इकट्ठे, मेरे पास चैट बंद थी। जी, तो हम अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। ऑलरेडी वही चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, बात क्विकली स्किम करने और भागते जाएंगे। ऑडिट रिस्क में आप क्या करते हो? रिस्क को असेस करते हो। आप उसमें क्या करते हो? अंडरस्टैंडिंग लेते हो एंटिटी की, ठीक है। आप अंडरस्टैंडिंग कैसे लेते हो? अभी मैंने आज आप एंटिटी के बारे में पूछोगे, पढ़ोगे, करोगे, आपके पास क्या होगा? आपके पास उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी। आप वहां से क्या करोगे? अपना इनहेरेंट रिस्क आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। मतलब कंपनी के बारे में आप कैसे ऑपरेट करती है, किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। आप उसके डायरेक्टर्स के बारे में पूछोगे, आप उसकी मैनेजमेंट के बारे में आपने ऑलरेडी पूछा भी होगा, तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा मतलब क्या उनके मामला हैं, ठीक है। अगर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी आपको मतलब थोड़ी बहुत उसके बारे में गलत बातें भी आ रही हैं, तो आपको समझ लग जाएगा कि कंपनी में कुछ ना कुछ हो सकता है। अंडरस्टूड जी? तो यहाँ पर जो है आपने फिर आप क्या करोगे? आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओगे। कैसे एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं? दिस इज बेसिकली यूर रेशियो एनालिसिस। नहीं, देखिए इंडस्ट्री रिस्क क्या होता है बेसिकली, आपकी जो है फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री, डिफरेंट आपकी इंडस्ट्रीज हैं। अगर आपकी एक टेक इंडस्ट्री है, आपकी एक ब्रिवरेजेस की इंडस्ट्री है, ठीक है, आपकी एक सीमेंट प्रोडक्शन की इंडस्ट्री है, और आपकी फिर कौन सी है, ये फाइनेंशियल सेक्टर की आपकी पूरी इंडस्ट्री है, पूरा आपका सेक्टर जिसको हम बोलते हैं। अब उस इंडस्ट्री में कुछ इनबिल्ट रिस्क होते हैं। अब आपका जो कह दो कि मेडिसिन का आपका जो बिजनेस है, फार्मास्यूटिकल आपकी इंडस्ट्री है, वहां पर आपके जो मेडिसिन होती हैं, वहां पर जो आपकी स्टॉक है वो आपके एक्सपायर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो आपकी एक्सपायरी है, आपका एक्सपायर्ड स्टॉक है, मे बी आपको एक्सपेंस ऑफ करना हो, तो इन्वेंट्री वहां पर आपका हाई रिस्क है, बाई डिफॉल्ट वहां पर आप रिस्क फॉल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है उस रेलेवेंट एक्सपायर्ड स्टॉक को, जब आपका वो एक्सपायर हो जाता है, तो आपको कहीं पर एज पर द इंस्ट्रक्शन जो ड्रग्स एक्ट में मेंशन होती हैं, आपने उनकी कंप्लायंस करते हुए क्या करना होता है? उसको डिस्पोज ऑफ करना होता है। उनकी डिस्पोजल की भी कॉस्ट होती है, आपने उनकी डिस्पोजल की प्रोविजंस लेनी होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी बाई डिफॉल्ट कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपकी रिस्क इन्वॉल्व है। जो आपके बिजनेसेस हैं वो बहुत ज्यादा सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस हैं, जहां पर आपकी छोटी सी आपकी नॉन कंप्लायंस बहुत बड़े फाइन्स का बास बन सकती है। जैसे कि आपके बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि आपके बैंकिंग सेक्टर को हर साल आप देख रहे होंगे, आपने न्यूज में भी देखा होगा कि आपको जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो भी आपके रेलेवेंट सेंट्रल बैंक है, वो मिलियंस ऑफ रुपीज की क्या कर रहा होता है? फाइन कर रहा होता है। अंडरस्टूड? ये जो इंडस्ट्री की आपका रिस्क है ना, मीन्स आपको उसकी जो कंपनी की नेचर है, उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसी चीजें इनबिल्ट हैं कि जहाँ जिसकी वजह से मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब आपको वो जो चीजें हैं, मतलब वहां पर ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। जैसे कि आपकी जो क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट इंडस्ट्री है, आपके बहुत बड़े प्लांट्स लगे होते हैं बिलियंस ऑफ रुपीज के।
वो इम्पेयरमेंट उनकी आपकी जो होती है वहां पर आपकी प्रोविजन होती है डिसमेंटलिंग कॉस्ट की, IS 36 वाली एंड इफेक्ट 2 वाली, ठीक, सॉरी IS 16 वाली एंड इफेक्ट 1 और 2 वाली, आई बिलीव, मुझे याद नहीं रहा एग्जैक्ट इफेक्ट कौन सा था। तो आपने फिर उसकी कैसे चेक करना है, कैसे आप उसको वैल्यूएट करना है, मतलब वो जो आपकी है ना, जो जहां पर आपकी एजम्पशन ज्यादा है जिस इंडस्ट्री के अंदर, जहां पर आपकी जो रेगुलेशन ज्यादा है जिस इंडस्ट्री के ऊपर, जिस कंपनी के नेचर के ऊपर, तो वहां पर जो है फाइन्स, पेनल्टीज, लीगल केसेस, प्रोविजंस, डिस्पोजल वगैरह की वो बहुत ज्यादा होती हैं। तो आपको फिर वो जब अंडरस्टैंडिंग आप इंडस्ट्री के लोगे ना, तो आपको पता है कि अगर इंडस्ट्री में ये रिस्क हैं तो इस कंपनी में जाहिर सी बातें होंगे, उसी बिजनेस लाइन में ऑपरेट कर रही है। तो जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर आर बेसिकली योर रेशियो एनालिसिस। इन शॉर्ट, आप करंट ईयर के एसेट्स को लास्ट ईयर के एसेट्स से कंपेयर करोगे। आप करंट ईयर के आपके जो क्या 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 कहते हैं पेरोल एक्सपेंस है, लास्ट ईयर के पेरोल एक्सपेंस से आप रिलेट करोगे। आपकी जो करंट ईयर के पेबल्स हैं लास्ट ईयर के पेबल्स से रिलेट करोगे। मेकिंग सेंस? करंट ईयर की इन्वेंट्री को लास्ट ईयर की इन्वेंट्री से रिलेट करोगे। सेल्स को लिंक करोगे आप इन्वेंट्री के साथ, पेबल्स के साथ, मतलब क्रॉस लिंकिंग एंड एनालाइजिंग द स्टफ। अंडरस्टूड जी? अगर आपकी जो है सेल्स बढ़ रही है, रिसीवेबल्स भी बढ़ रहे हैं, तो आपकी इन्वेंट्री क्यों बढ़ रही है? आपकी इन्वेंट्री तो कम होनी चाहिए, आप एक्स्ट्रा सेल कर रहे हो। आपके अगर पेबल्स बढ़ रहे हैं, मतलब ये कि आपका जो कलेक्शन पीरियड है वो कम हो रहा है, मतलब आपकी लिक्विडिटी के इश्यूज भी हो सकते हैं, मतलब एनीथिंग आपने मतलब खुद से पूछना है। अगर आपकी जो लेट्स सपोज PPE है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वहां पर आपके कंप्यूटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपके लैपटॉप्स इंक्रीज हो रहे हैं। आप लैपटॉप्स आप कब क्या करते हो, परचेज करते हो? जब आप न्यू स्टाफ हायर करो या आप एग्जिस्टिंग लैपटॉप्स को सेल आउट करो। आपकी जो अगर लैपटॉप परचेज हो रहे हैं, सेल नहीं हो रहे, इट मीन्स कि इस साल आपने न्यू एम्प्लॉयज हायर किए। मेकिंग सेंस? तो आपने फिर क्या करना होगा, न्यू एम्प्लॉयज के आपने क्या करने होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स देखने होंगे, उनकी आपने पेरोल चीजें देखनी होंगी, फिजिकल क्या कहते हैं, फिर आपने पेमेंट्स को वेरीफाई करना होगा कि एक्चुअली उनको दिए कि नहीं दिए। अगर एम्प्लॉयज आपके इंक्रीज नहीं हुए, आपने जब देखा कि आपके लास्ट ईयर के जो एम्प्लॉयज थे वो आपके साल भी सेम एम्प्लॉयज थे, छोड़ के गए, आपने न्यू हायरिंग नहीं की, तो मतलब फिर आप लैपटॉप क्यों परचेज कर रहे हो? अगर लैपटॉप आप रिप्लेस करने हैं तो पुराने वाले किधर गए? पुराने वाले आप यूज में नहीं है, तो पेमेंट लॉस बुक किया है कि नहीं किया? दीज आर एनालिटिकली चीजों को एनालाइज करना, चीजों को आपस में लिंक करना। समझ आ रही है? अगर आपकी जो है एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं बट आपकी वहां पर डेप्रिसिएशन इंक्रीज नहीं हो रही, मतलब यह है कि इन्होंने एसेट्स बुक कर लिए बट डेप्रिशिएट करना स्टार्ट नहीं किए, पॉसिबिलिटी हो सकती है ताकि प्रॉफिट्स मेरे थोड़े ओवरस्टेट करने हैं। क्लियर जी? आपने डिस्पोजल्स किए हैं, क्या प्रॉपर्ली अप्रूव्ड थे कि नहीं थे, सही अकाउंटिंग की है कि नहीं की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड कॉस्ट को प्रॉपर्ली ट्रांसफर किया है कि नहीं किया, गेन लॉस प्रॉपर्ली जा रहा है कि नहीं जा रहा, गलत तो कैलकुलेट नहीं कर लिया। ठीक है जी, ये आपके सारे क्या है, मतलब चीजें आपने यहाँ पे एनालिटिकली चेक करनी है, क्रॉस लिंक करनी है। वहां पे आपने फिर डिसाइड करना है कि क्या मामला है, क्या हिसाब किताब है। आप ये क्यों कर रहे हो? अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्लियर जी? अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ऑडिट। अब हम पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑडिटर इज टू obtain sufficient and appropriate audit evidence to reduce the risk to an acceptably low level। क्यों? क्योंकि जब वो अपना ओपिनियन दे, तो अपने ओपिनियन वो जो उसने एविडेंस ऑब्टेन किया होगा, ताकि उसकी जो गलत ओपिनियन, गलत होने का जो रिस्क है वो उसका मिनिमम से मिनिमम हो जाए। सो व्हाट इज ऑडिट रिस्क? ऑडिट रिस्क इज अ रिस्क दैट द ऑडिटर expresses an inappropriate opinion when the financial statements are materially misstated। वही बात कह रहा है, थोड़े से इंग्लिश वाली लैंग्वेज में, जो मैंने सादा अल्फाज में एक्सप्लेन किए विद मल्टीपल एग्जांपल्स। क्लियर जी? अच्छा जी, अब वहां पे वो गपशप है, आपने पढ़ लेना है, इसमें सारी वही बातें हैं जो मैंने बताई हैं, मैंने एक्स्ट्रा बताई होंगी आपको, यहाँ पर काम लिखी हुई है, मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स भी काम लिखी होंगी। ठीक है? आपको जो ऑडिट रिस्क है, दैट इज ए प्रोडक्ट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। क्लियर जी? अब आपको जो ऑडिट रिस्क है, दैट इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फर्दर हैज टू थिंग, इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स। कौन सी जी? इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रोल रिस्क क्या होता है, कल भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं विद एग्जांपल्स। कोई कंफ्यूजन इस पॉइंट के अंदर? सब गुड है जी? ओके। डिटेक्शन रिस्क में आपके पास दो चीज, आप कोई चीज डिटेक्ट करने से मिस कर जाओ, ठीक है, मतलब आपके वो डिटेक्शन, जब आप ऑडिट कर रहे हो, जब आप प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हो, तो आप एक चीज को मिस कर जाओ, तो पॉसिबिलिटी है
क्योंकि आप हम ऑडिट में करते हैं सैम्पलिंग की वजह से, हम ऑडिट में यूज करते हैं सैम्पलिंग। वी डू नॉट चेक ऑल 100% इनवॉइसेस, वी सिलेक्ट ए सैंपल, ठीक है। मेरे सैंपल में पॉसिबिलिटी है कि जो फ्रॉड हुआ हो वो मेरे सैंपल में आया ही ना हो। जब मेरे सैंपल में नहीं आएगा तो उसको मैं आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाऊंगा। जो मेरे सैंपल में 100 इनवाइसेज आई हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, एंड 100 की 100 ठीक है, तो उस जस्ट सैंपलिंग में 100 की बेस पर ये सब के ऊपर अप्लाई कर दूंगा कि जनाब मेरी जो सारे इस पूरा हेड है सेल इनवाइसेज का, इसकी इनवाइसेज सारी की सारी क्या है, ठीक है। यहाँ पर सैंपलिंग रिस्क है। अब यहाँ क्योंकि सैंपलिंग की वजह से आप एक लाख इनवाइसेज को जस्ट बिकॉज ऑफ 1000 इनवाइसेज क्या कह रहे हो कि सारी की सारी ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या आया, आपने 1000 इनवाइसेज का सैंपल लिया, 1000 इनवाइसेज का, एंड टोटल इनवाइसेज कितनी थी, 1 लाख थी। अब 1 लाख सॉरी 1000 में से आपकी जो है 120 इनवाइसेज की वहां पर जो है उसमें गलतियां थी, अरिथमेटिक एरर्स थी, प्रॉपर ये प्रूव्ड नहीं थी, साथ में जीडीएन नहीं लगे हुए थे, साथ में जो सेल ऑर्डर नहीं लगे हुए थे, एनीथिंग, कोई मिस्टेक्स हो सकती हैं। मतलब क्या हुआ कि 12% यहाँ पर मिस्टेक्स हैं। अगर आप उस 12% को पूरी 1 लाख इनवाइस के ऊपर अगर आप अप्लाई कर देते हो, मतलब कि 12,000 इनवाइस गलत है, तो पॉसिबिलिटी है कि पूरी 1 लाख इनवाइसेज में वही 120 इनवाइसेज क्या है, गलत हो सकती हैं, जिनमें मिस्टेक्स हो सकती है। क्यों, और वो आपके सैंपल में आ गई हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सैंपलिंग। अब आपने क्या किया, पूरी जो है उसको पूरी जो इनवाइसिंग है 1 लाख की, उस पर क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब आपने एक्चुअली 120 गलत इनवाइसेज को 12,000 गलत इनवाइसेज बना दिए। ये क्या है, जो आप एक गलत ओपिनियन दे रहे हो, जब आप एक गलत इंटरप्रिटेशन ले रहे हो, ये किस वजह से हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ सैंपलिंग ये चीज हो रही है। अगर आप 100% चीज को कर रहे होते तो ये मिस्टेक, ये मिसस्टेटमेंट आपसे ना होती। अंडरस्टूड, क्लियर जी। ये अब नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या है, नॉन सैंपलिंग रिस्क आपको मैंने एग्जांपल दी किसकी, लीगल एडवाइजर वाली। अगर आप एक कोई गलत इंटरप्रिटेशन लेते हो, अगर आप कोई गलत प्रोफेशनल जजमेंट आप लेते हो, उस वजह से अगर आपको कोई जो है ओपिनियन गलत हो रहा है आपकी किसी गलती की वजह से, वो क्या आपका नॉन सैंपलिंग रिस्क है। कि आपने कोई गलत अजम्पशन ले ली, आपने गलत प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई कर दी, आपने एक एविडेंस को गलत इंटरप्रेट कर दिया, या आपने कोई ऐसा इनएडुकेट प्रोसीजर अप्लाई कर दिया जो रेलिवेंट असर्शन को वेरीफाई नहीं कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करना होता है, एसिड्स की कंप्लीटनेस को क्या करना होता है, चेक करना होता है, राइट। आपने क्या प्रोसीजर अप्लाई कर दिया, आपने क्या डॉक्यूमेंटेशन कर दी कि आपने एसिड्स में से एसिड्स उठाए, लिस्ट उठाई, एसिड नंबर को उठाए, एंड आपने जाके फिजिकली चेक किया। ये गलत प्रोसीजर है। क्यों, ये तो आप क्या कर रहे हो, ये आप एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हो। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोसीजर, इन दिस इनएडुकेट प्रोसीजर्स, आपने एसिड्स की कंप्लीटनेस को वेरीफाई नहीं किया। मेकिंग सेंस, क्योंकि एसेट्स की कंप्लीटनेस को वेरीफाई करने के लिए आप ऑफिस में इंटर हुए हो, ठीक है, कंपनी के अंदर आपने एक कार देखी, आपने उसको नंबर पढ़ा, आप जाओगे, आप अपने अकाउंटेंट को बोलोगे क्लाइंट के ऊपर, जनाब जो बाहर इस नंबर की गाड़ी खड़ी हुई है, मुझे उसके डॉक्यूमेंट्स दे दो। अब यहाँ पे आप क्या चेक कर रहे हो, कंप्लीटनेस, कि जो एसेट्स फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं क्या वो सारे के सारे कंपनी ने रिकॉर्ड किए हुए हैं कि नहीं रिकॉर्ड किए हुए। अंडरस्टूड, ये क्या है, कंप्लीट, ये क्या आपका क्या है, अप्रोप्रिएट प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के थ्रू आप उस असर्शन को वेरीफाई कर लेते हो। क्योंकि हम ऑडिट के अंदर बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम हर असर्शन को, जो मैनेजमेंट का क्लेम है, हम हर उस क्लेम को क्या कर रहे होते हैं, हम हर उस क्लेम को वेरीफाई कर रहे होते हैं, हम उसके अगेंस्ट क्या कर रहे होते हैं, सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले रहे होते हैं। अंडरस्टूड, आपने, आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो कहते हैं कि आपने जो डिविडेंड्स पेएबल हैं बैलेंस शीट के फेस के ऊपर नहीं, अगर आपने तो कोशिश करें तो बैलेंस शीट के फेस के ऊपर आप क्या दिखाओ, डिविडेंड्स पेएबल सेपरेट लायबिलिटी दिखाओ। अगर आप वहां पर नहीं दिखाते तो आपने नोट्स में एटलीस्ट क्या करना, उसको सेपरेटली दिखाना है, अदर पेपर्स में क्लब नहीं करना। ये क्या है, प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स है किसकी, IAS 1 की। आप बीइंग एन ऑडिटर आप इस चीज को चेक ही नहीं कर पाते हो। आप एक, उन्होंने क्या किया हुआ था, क्लब किया हुआ था अदर पेबल्स में नोट्स के अंदर, तो वहां पर आपको क्या करवाना चाहिए था, उनको रिक्लासिफाई करवाना चाहिए था, अदर पेबल्स में से निकाल के सेपरेटली नोट्स के अंदर डिविडेंड पेबल दिखवाना चाहिए था। क्योंकि आपने उसको डिटेक्ट नहीं किया, आपने कोई प्रोसीजर अप्लाई नहीं किया उस चीज को वेरीफाई करने के लिए, इंश्योर करने के लिए। ये आपके एक नॉन सैम्पलिंग रिस्क है।
उसकी वजह से जो एक डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट, जो आपकी डिस्क्लोजर है वो आपका मिसस्टेटेड है, वो आपका इनकरेक्ट है, उस वजह आपने क्या दे रहे हो, आप अपना ओपिनियन गलत दे रहे हो। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ डिटेक्शन रिस्क, नॉन सैम्पलिंग रिस्क, उससे क्या राइज हुआ, डिटेक्शन रिस्क राइज हुआ, उससे क्या हुआ, ऑडिट रिस्क राइज हुआ, एंड यू गेव व्हाट, यू गेव एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। क्लियर जी? व्हाट इज नॉन सैम्पलिंग रिस्क? जी, अब जो ऑडिट रिस्क है बेसिकली, जो मैं आपको बता भी रहा था, रिस्क का मटेरियल मिस स्टेटमेंट मल्टीप्लाई बाय डिडक्शन रिस्क। अगर आपका इनहेरेंट रिस्क बहुत ज्यादा हाई है तो आपने ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए अपना डिडक्शन रिस्क कम से कम करना पड़ेगा। आप अपना डिडक्शन रिस्क कैसे कम करोगे? आप अपना एक्स्ट्रा प्रोसीजर अप्लाई करोगे, आप बहुत डिटेल में चले जाओगे। ठीक है, अगर आपका इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क कम है, इसका मतलब क्या है कि आपका ऑडिट रिस्क क्या है, ऑलरेडी कम है। तो इसको और कम करने के लिए आप अपने जो प्रोसीजर्स हैं इतने रखेंगे, सफिशिएंट करेंगे कि आपका जो डिडक्शन रिस्क है ये आपकी ऑडिट रिस्क को हाई ना करे। समझ आ रही है ना? क्योंकि ये दोनों आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको जो, आपने हर हाल में अपना ऑडिट रिस्क क्या करना है, कम से कम रखना है। बट आपके ऑडिट रिस्क में 3 एलिमेंट्स है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। अब इनहेरेंट रिस्क भी आप नहीं कंट्रोल कर सकते, वो जो है वो है। जो कंट्रोल रिस्क है वो भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो है वो है। अगर जब आपने इनको असेस किया, जब आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की एंटिटी की, जब आपने जो है एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई किए, जब आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए, जो हमने कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, जब आपने वो सारे अप्लाई किए तो आपने ये असेस किया या आपने ये एवेल्युएट किया, आप इस जजमेंट पे पहुंचे कि आपका इनहेरेंट रिस्क भी हाई है, आपका कंट्रोल रिस्क भी हाई है। मतलब क्या है कि आपका जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है हाई है। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई होता है तो आपका ऑडिट रिस्क हाई हो गया। हमने क्या करना है, हमने ऑडिट रिस्क को कम से कम करना है। तो इन तीनों का प्रोडक्ट है ऑडिट रिस्क। अगर ये दोनों हाई हैं तो अगर मैं इनको कम से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा ऑडिट रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मुझे अपना ऑडिट रिस्क और सॉरी मुझे अपना डिटेक्शन रिस्क क्या करना होगा, कम से कम करना होगा। वो कैसे करूंगा, मैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करूंगा बाय अप्लाइंग अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स एंड बाय ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एविडेंसेस। मेकिंग सेंस जी? कोई मसला मसाइल? बेहतरीन। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज द रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू द ऑडिट। ठीक है, क्या आपने ये जब आपको एफएस मिली, जब आपको बैलेंस शीट मिली, पी एंड एल मिली, तो आपने आइटम वाइज उसको चेक किया, एवेल्युएट किया। आपने क्या किया, डिफरेंट प्रोसीजर्स अप्लाई किया, लाइक टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अप्लाई किया, आपने चीज़ों को एनालिटिकली लिंक किया, आप उसके नोट्स में गए, पीपी में एडिशंस दी। ठीक है, आप फिर जब आप डेप्रिसिएशन के नोट्स में जाते हो तो वहां पर आपकी डेप्रिसिएशन इंक्रीज ही नहीं हो रही। एनालिटिकली आप लिंक कर रहे हो, मतलब ये कि मिसस्टेटमेंट है जहाँ पर चांसेस ज्यादा हैं। आप फिर कहां पर गए हो, आप गए हो डिस्पोजल के अंदर, आपकी बैलेंस नो पीपीई के नोट के अंदर डिस्पोजल आ रहे हैं। बट जब आप अदर इनकम या अदर लॉस में जाते हो, उसके नोट में जाते हो, ब्रेकअप के अंदर, नोट डिफरेंट नोट्स टू एफएस के अंदर, वहां पर आपको गेन और लॉस और डिस्पोजल नजर ही नहीं आ रहा। पॉसिबिलिटी है अगर आप डिस्पोजल कर रहे हो, पॉसिबिलिटी है कि गेन और लॉस ना हो। बट ऐसा भी नहीं है कि मतलब जितने भी आपने ऐसे डिस्पोज ऑफ किए हैं सारे आपने एनबीवी पे कर दिए हो। ऐसी बात ऊपर नीचे आप डिस्पोज ऑफ करो, या लॉस होगा या गेन होगा, आपको वहां पर आना चाहिए। आप फिर कहां पर जाओगे, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाओगे, वहां पर आप क्या करते हो, एड बैक करते हो नॉन कैश गेन लॉसेस को। आपको वहां पर डेप्रिसिएशन एड बैक करनी होगी। आप क्या करोगे, वहां पर जो आप डेप्रिसिएशन ऐड कर रहे होते हो, रिवर्स कर रहे होते हो, ऐड बैक कर रहे होते हो, आप उसको क्रॉस वेरीफाई करोगे, क्रॉस चेक करोगे पीपीई के नोट से। क्या वहां पर जो पीपीई के नोट में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ रही है, क्या मेरी कैश स्टेटमेंट में मैच हो रही है कि नहीं हो रही? एनालिटिकल प्रोसीजर्स, अंडरस्टूड जी? अगर आप जब ये अप्लाई करोगे, अगर वहां पर आपको चीजें मिसमैच हो रही हैं, मतलब यह है कि जनाब यहाँ पर रिस्क ज्यादा है, यहाँ पर मिस स्टेटमेंट का रिस्क क्या है, ज्यादा है। जब आपके मिस स्टेटमेंट का रिस्क ज्यादा है, अल्टीमेटली फिर आप क्या करोगे, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स बढ़ा दोगे, क्योंकि आपका ऑडिट रिस्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई है जी? कोई मसला मसाइल? बेहतरीन जी। आपका जो आई एस ए 315 है, 315, ये बेसिकली आपको बताता है कि आपने क्या करना है, आई एस असेस करना है कैसे, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये स्टैंडर्ड बेसिकली
तब आपकी ये एग्जिस्टेंस सॉरी एप्लीकेशन में आता है जैसे ही आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहली दफा हैंड ओवर होती हैं। जब आपका क्लाइंट आपको पहली ईमेल करता है, आपको टीबी शेयर करता है, आपको एफएस शेयर करता है, और आप जो एक प्रायर जो रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट आप जब शेयर करते हो उसके साथ जो उसका रिस्पॉन्सिव में चीजें शेयर करता है, तो तब आप क्या करते हो, आपका ये स्टैंडर्ड क्या आ जाता है भाई, स्टार्ट हो जाता है। ये कहता है कि आपने क्या करना है, असेस करना है, आइडेंटिफाई एंड असेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। पीपी में क्या रिस्क है मिस स्टेटमेंट्स के, किन वजूहात की वजह से हो सकते हैं, आपने ये मतलब असेस करना है, ये आपने अज्यूम करना है। आप कहोगे अब आपको मैंने एक रिपोर्ट दी है, आपके माइंड में आ जाए अच्छा इसमें ये गलत होने के रिस्क हैं, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप फिर इसके ऊपर आई एस ए 330 है, 330 ठीक है, आई एस ए 330 वो आपको यार ये डिस्कस करेंगे वन बाय वन, डिस्कस करेंगे, जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा तो ठीक है ना, हम डिस्कस करेंगे। अच्छा आपने जो आई से 330 है वो आपको फिर बताता है कि आपने आइडेंटिफाइड रिस्क को रिस्पॉन्ड कैसे करना है। आपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, यहाँ पे मिस स्टेटमेंट हो सकती है। रिस्क आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब है कि आपने वो एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं, आपने वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं जहां पे आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर मिस स्टेटमेंट हो सकती है। आप उसको क्या करोगे, अपना रिस्पॉन्स क्या करोगे, आप उस एरिया को टेस्ट करोगे। कैसे, आप लेट्स सपोज एडिशन हैं 1 मिलियन की, आप उनसे उस एडिशन का ब्रेकअप मांगोगे, वो आपको एसेट वाइज ब्रेकअप दे देंगे। एसेट का कोड क्या है, एसेट किस डेट पे परचेज किया, एसेट की वैल्यू क्या थी, 1 मिलियन क्लब हो गया, 1 मिलियन बन गया। आपने क्या कर लिया, वो उनका ब्रेकअप ले लिया जी। आप बोलोगे जनाब इसमें 100 इनवाइसेज हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 एसेट्स हैं, मुझे इन 20 एसेट्स की इनवाइसेज चेक करवा लो। आप उन 20 एसेट की क्या कर लोगे, इनवाइस चेक करते हो, वो एसेट क्या है, कंपनी के नाम पे इनवाइस है, ठीक है जी बेहतरीन। क्या जो इनवाइस की डेट है इसी फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर रही है, हाँ जी इसी फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर रही है। जो उन्होंने एसेट रजिस्टर के अंदर उसकी कॉस्ट लिखी हुई है, ठीक है, जो वैल्यू लिखी हुई है उस एसेट की, क्या एज पर इनवाइस वही वैल्यू है कि नहीं है, ठीक है जी। आप सारी क्रॉस चेक करोगे, वेरीफाई करोगे। अब आप उसमें से फिर कुछ और 5-7 सेपरेट वाले उठा लोगे, आप उनके बोलोगे मुझे इन एसेट्स को फिजिकली चेक करवा लो, फिजिकली चेक करवा लो। तो आप जाकर आपने 20 चेक कर लिए, उनकी क्या एक्यूरेसी चेक कर ली, आपने एक्यूरेंस चेक कर ली, ठीक है। अब आपने एग्जिस्टेंस कैसे चेक करनी है, आप जाओगे जी कैसे, फिजिकली जाके इंस्पेक्ट कर लोगे। आप वहां जाकर आप इसकी एग्जिस्टेंस को चेक कर रहे हो। अब वही चेक करते हुए आप क्या करोगे, उनमें से एक आध एसेट जो आपने उन आपकी लिस्ट में नहीं होगा, आप वो एसेट कोड वहां से देख लोगे, आप उनको बोलोगे मुझे ये एसेट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये एसेट मुझे अपनी डिटेल्स में, जो अपने आपका जो एसेट डिटेल्स पड़ी हुई है एक्सेल के अंदर, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, आप मुझे वहां से क्रॉस वेरीफाई करवा लो कि क्या ये कंप्लीटली रिकॉर्डेड है सारे के सारे, के नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं है कि एक एसेट पड़ा हुआ है फिजिकली बट वो बुक्स में नहीं रिकॉर्डेड है। कंप्लीटनेस असर्शन, मैंने एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई कर ली, मैंने एक्यूरेसी भी थोड़ी बहुत वेरीफाई कर ली, मैंने कंप्लीटनेस भी वेरीफाई कर ली। अब वैल्यूएशन, वैल्यूएशन आप कैसे रिस्पॉन्स दोगे वैल्यूएशन के ऊपर, आपने पीपी को ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए। अब रिस्पॉन्सेज क्या है, मतलब आपने एक एक असर्शन जो हमने कल डिस्कस की थी, आपने हर उस असर्शन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब आप वैल्यूएशन को कैसे वेरीफाई करोगे, ओपनिंग एसेट जो पिछले साल के क्लोजिंग थे, इस साल की ओपनिंग है, जो पूरा साल आपके पास रहे हैं, आपकी क्या होगी, उन एसेट्स पर फुल ईयर की डेप्रिसिएशन होगी, राइट। आप सिंपली क्या करोगे, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मल्टीप्लाई बाय रेट, या अगर एसएलएम यूज कर रहे हैं रेलेवेंट फार्मूला। जो एसेट्स आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए हैं, क्या उनकी जो डिप्रिसिएशन स्टार्टिंग डेट एंड इनवाइस डेट या जिस डेट पे एसेट अवेलेबल फॉर यूज हुआ है, क्या वो सेम है, ठीक है। क्या उन्होंने प्रॉपर्ली प्रोपोर्शनेट बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है, 5 मंथ की या 6 मंथ की, 6 मंथ की। जो ऐसे डिस्पोज ऑफ किए हैं, क्या उनकी उन्होंने फॉर द ईयर जस्ट 1 मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया या पूरे साल की कैलकुलेट कर दी है। मेकिंग सेंस, आप ये रिस्पॉन्सेज हैं, रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क, आपने कैसे रिस्पॉन्स देना है, ठीक है जी। वो हमारे क्या है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हैं, हम वहां पर हम कैसे करते हैं, वेरीफाई करते हैं। आईएस 315 कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू आइडेंटिफाई and assess the risk of material misstatement, whether due to fraud or error at the financial statements and assertions level, thereby providing a basis for designing and implementing responses to the assessed risk of material misstatement. अच्छा अब आप इसमें क्या करते हो, रिस्क को एरियाज को आइडेंटिफाई करते हो, उन एरियाज का इसका ऑब्जेक्टिव क्या है,
ताकि आप अपने जो आपने बेसिकली आपने जो एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने कौन से एरिया पे, कौन से पॉइंट पे आपने क्या क्या चीज़ें उनसे लेनी है, या क्या क्या आप चीज़ें उनसे इनिशियली मांगेंगे टू क्रॉस चेक एंड वेरीफाई यूर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो अजर्शन लेवल्स एंड आपकी जो एफएस लेवल है, ये बाद में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मिस स्टेटमेंट? मिस स्टेट मतलब ये है कि आपका IAS 16 कहता है कि आपने इस तरह से कैलकुलेट करते हुए आपने क्या करना है, आपकी डिप्रिसिएशन बनती है 1.15 मिलियन, 150 मिलियन, ठीक है। बट कंपनी ने उसको कितना रिकॉर्ड किया हुआ IAS 16 को करते हुए, उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है 140 मिलियन। यहाँ पर क्या है, 10 मिलियन की डिफरेंस है। 10 मिलियन की क्या है, मिस स्टेटमेंट है। डिफरेंस बिटवीन द रिपोर्टेड अमाउंट, क्लासिफिकेशन, आपने डिविडेंड को कहां पे क्लासिफाई करना था, या तो बैलेंस शीट की फेस के ऊपर अदर पे डिविडेंड पेएबल, या नोट्स के अंदर सेपरेटली डिविडेंड पेएबल। आपने क्लासिफाई गलत नहीं किया। प्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट की फेस के ऊपर आपने लीज रिसीवेबल को करंट एंड नॉन करंट में क्या करना होता है, क्लासिफाई करना होता है, आपने प्रॉपर्ली क्लासिफाई नहीं किया, प्रेजेंट नहीं किया। और डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आइटम एंड द अमाउंट, आपका जो है IAS 12 कहते हैं कि आपने करंट टैक्स एंड जो आपका जो सॉरी करंट टैक्स में एंड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर जो है, उसमें आपने क्या करना होता है, रिको देनी होती है। ठीक है, आपने बताना होता है टेम्परेरी डिफरेंसेस कौन से हैं, परमानेंट डिफरेंसेस कौन से हैं। ठीक है, वहां पे आप क्या करते हो, बताते हो, पूरी रिको देते हो। आपने वो डिस्क्लोज ही नहीं किया हुआ, ये क्या है, मिस स्टेटमेंट है। हम आगे चल के देखेंगे कि आपकी होती हैं कुछ मिस स्टेटमेंट्स ड्यू टू क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव, कुछ होती है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव कब मटेरियल होती हैं, क्वांटिटेटिव कब मटेरियल होती हैं, हम जब डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारा जो ओपिनियन है सिर्फ उन मिस स्टेटमेंट्स की वजह से चेंज होगा जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स होंगी। ठीक है, चाहे वो क्वांटिटेटिवली मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं या क्वालिटेटिवली मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं। हम इसी चैप्टर में मटेरियलिटी भी डिस्कस करेंगे कि मतलब किन मिस स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, मटेरियल बोलेंगे, एंड किन मिस स्टेटमेंट्स को हम इमटेरियल बोलेंगे, उसकी क्या बेसिस होती हैं, क्या उसके रीजन होते हैं, हम इस चैप्टर में आगे जाके डिस्कस करेंगे। अंडरस्टूड? जी, ये सारी वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी यहाँ पर क्या की आपको डिटेल में बताई हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ लें तो फिर मुझे बताएं कि कोई मसला है तो हम डिस्कस, आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई भी मसला है। अगर वो ठीक है तो कह दें ऑल गुड, ताकि मूव ऑन करें। ओके, अच्छा जी, अब आपकी जो स्टेटमेंट है वो तीन तरह की हो सकती है। एक है कि फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट अबाउट विच देयर इज नो डाउट। ठीक है, तो आपकी जो है अजम्पशंस की बेस पे, आप अजम्पशंस को वेरीफाई यहाँ पे नहीं कर रहे हो, जो उन्होंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है वहां पर एक्सेल के फार्मूला में गलती थी, फार्मूला गलत हो गया, फिगर गलत आ गई। जब आपने रिकैलकुलेट किया, आपने करेक्ट कैलकुलेट कर ली, यहाँ पे जो आपने डिफरेंस निकाला है वो एक फैक्चुअल है, एक्यूरेट मिस स्टेटमेंट है, देयर इज नो डाउट। क्लियरली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्लियरली आप क्या कर सकते हो, उनको बता सकते हो। लीज रिसीवेबल की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या है, आपको पता है कि आपकी इंस्टॉलमेंट क्या है, आपको पता है कि आपने नेक्स्ट ईयर कितना पे करना है। तो आप अपने लीज रिसीवेबल को फैक्चुअली, विदाउट एनी डाउट, आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरा कितना करंट लीज रिसीवेबल है, कितना मेरा नॉन करंट लीज रिसीवेबल है। सेम फॉर द लीज लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये जो आपकी है मिस स्टेटमेंट्स, इनको हम कहते हैं फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट्स। अंडरस्टूड? कोई मसला मसाइल? आपने एसेट्स को रिकॉर्ड करते हुए, आपने एक एंट्री रिकॉर्ड करते हुए 5 लाख की इनवाइस थी, आपने बाई मिस्टेक 50,000 कर दी। यहाँ पर जो एक मिसस्टेटमेंट है, जो डिफरेंस है, ये फैक्चुअल है। क्या है, ये टाइपो टेक्निकल एरर है, ह्यूमन एरर है। तो आपको ये ठीक करनी पड़ेगी। अगर वो ठीक नहीं करते तो वो आपको आप बगैर कुछ सोचे, अगर वो मटेरियल है, आप मिस स्टेटमेंट को, सॉरी, इसको ओपिनियन मॉडिफाई कर दोगे, क्योंकि आपके पास पूरी जस्टिफिकेशन है, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, आपके पास एविडेंस है। एक होती है जजमेंटल मिस स्टेटमेंट्स, वो एरियाज जहां पर आपके जजमेंट्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं, जहां पर आप अजम्पशन ले रहे होते हो, जहां पर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेकर आ रहे होते हो,
उन एस्टिमेट्स के ऊपर आप जो, अगर आप कहते हो नहीं यार एस्टिमेट ये गलत है, इसको ऐसे होना चाहिए था, मैनेजमेंट नहीं कहती है कि नहीं यार ये एस्टिमेट इसको ऐसे ऐसे जैसे हमने लिया वो ठीक है, अगर यहाँ पर आप डिसएग्री करते हो मैनेजमेंट के साथ ऑन सम जजमेंट, सम अजम्पशन, वो एक जजमेंटल मिस स्टेटमेंट है। आप कहीं बिल्कुल भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि अब मैं वाकई में ठीक हूँ, ठीक है ना। तो ऐसी मिस स्टेटमेंट जहां पर जजमेंट्स पे आपको आप एग्री नहीं कर रहे हो, आप डिसएग्री कर रहे हो, आप एस्टिमेट्स पर डिसएग्री कर रहे हो, वो जो मिस स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है, जजमेंटल मिस स्टेटमेंट्स हैं। फिर है प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स। ये तब अराइज होती हैं, लेट्स, अब आपको जो मैंने एग्जांपल दी थी कि 1 लाख इनवाइस थी, आपने 1,000 का सैंपल लिया, उसमें से आपकी 120 की आ गई मिस्टेक, इनवाइसेस थोड़ी सी गलत थी, आपने उस सैंपल की बेस पर अपने पूरी जो आपकी पॉपुलेशन थी 1 लाख इनवाइस की, आपने उसके ऊपर एक प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट क्या कर दी, अप्लाई कर दी। ये आपका किस कब आपका राइज होता है, जब आप सैंपलिंग को एक्स्ट्रापोलेट करते हो, ठीक है। तो उस केस में आपकी जो मिस स्टेटमेंट्स राइज होती हैं वो कौन सी होती हैं, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट होती हैं। तो हमारा प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट अगर हमारी आइडेंटिफाई होती है, तो उस केस में हम सिंपली ओपिनियन मॉडिफाई नहीं कर देते, हम अपना सैंपल साइज बढ़ा देते हैं और रीचेक करते हैं कि क्या वाकई में हर सैंपल में उतनी परसेंटेज मेरी गलत है, या मतलब मे बी पहले सैंपल के अंदर ही वो चीज़ गलत आ गई है बाई डिफॉल्ट, बाई लाइक ना उनकी बैड लक की वजह से। तो हम हमारे आगे ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे। अगर फैक्चुअल में स्टेटमेंट है, ऑडिटर ने क्या करना है, जजमेंटल में स्टेटमेंट्स हैं, ऑडिटर ने क्या करना है। अगर प्रोजेक्टेड में स्टेटमेंट है, ही इज प्रोजेक्टिंग में स्टेटमेंट बेस्ड ऑन सम सैंपल रिजल्ट्स, तो तब ऑडिटर ने क्या फर्दर क्या काम करना है, हम ये आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और कितनी कैटेगरीज की होती हैं। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कोई मसला है, आप मुझे बताएं, मैं वो क्लियर कर देता हूं। जी, तो अब ये है इनहेरेंट रिस्क, ठीक है। ये मैं सारा डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये आपने एक दफ़ा पढ़ने, कंट्रोल रिस्क, ठीक है, अच्छी तरह पढ़ने। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने कल की क्लास स्टार्ट होने से पहले इनको फिर मेरे साथ डिस्कस करना है, आई विल एक्सप्लेन। तो फिर हम क्या करेंगे, आगे मूव ऑन करेंगे ऑन मटेरियलिटी एटसेट्रा एंड अदर एरियाज, ठीक है। तो अभी मैं जो है क्लास की रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ। बाकी आपको कोई क्वेश्चन है फिर